Hello everyone, welcome to Anthropod Education. So in this lecture we are going to discuss about the topic anthropological theories और या पेपर 1 का टॉपिक नंबर 6 है और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कल्चर एंड पर्सनालिटी के बारे में। और यहाँ पे हम रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, लिंटन, कार्डिनर और कोरडो बॉयस के थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कल्चर एंड पर्सनालिटी। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जो कल्चर पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट है, यह प्रिंसिपली यूनाइटेड स्टेट में 1930s में स्टार्ट हुआ था और इस स्कूल ने एक्सप्लेन किया था द रिलेशनशिप्स बिटवीन द चाइल्ड रियरिंग कस्टम्स एंड ह्यूमन बिहेवियर इन द डिफरेंट सोसाइटीज़। तो बेसिकली ये जो स्कूल है यह चाइल्ड रियरिंग कस्टम्स और ह्यूमन बिहेवियर के रिलेशनशिप को बताता है इन द डिफरेंट सोसाइटीज़। जो कल्चर पर्सनालिटी थ्योरी है यह कंबाइन करता है एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। बट जो थ्योरी में प्रिंसिपली इन्वॉल्व्ड है वो है एप्लीकेशन ऑफ साइको एनालिटिक प्रिंसिपल्स टू एथनोग्राफिक डेटा। मीन्स कि जो साइको एनालिटिक प्रिंसिपल्स है इसमें अनकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स और मेमोरीज आती हैं। और एथनोग्राफिक डेटा क्या होता है? डेटा आर कलेक्टेड थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरव्यूज विच आर देन यूज्ड टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स अबाउट हाउ सोसाइटीज़ एंड द इंडिविजुअल्स फंक्शन। सो प्रिंसिपली कल्चर पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो साइको एनालिटिक प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन से लेकर के एथनोग्राफिक डेटा को इन्वॉल्व करता है। अब हम कल्चर के डेफिनेशन को देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल। तो इस स्कूल के हिसाब से जो कल्चर है वो एक्वायर्ड, इमिटेटेड और लर्नड होता है। इट गिव्स राइज टू द कैरेक्टर फॉर्मेशन और इससे कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है या फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स का डेवलपमेंट होता है बिफोर द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस। तो जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है जो कि बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड होता है, तो उसके पहले यह कैरेक्टर फॉर्मेशन को या फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स के डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। पर्सनालिटी क्या होता है कि यह एक इंटीग्रेटेड और डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। किस चीज़ का? फिज़िकल, मेंटल और सोशल क्वालिटीज़ का एक इंडिविजुअल के। और यह दूसरों से एक क्लैरिटी क्रिएट करता है सोशल लाइफ में और यह मोर और लेस एक कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न होता है इंडिविजुअल का। मीन्स कि इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ये कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न होता है। अगर हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ नोशंस हैं जो कि रिलेट करते हैं आउटवर्ड अपीयरेंस या फिर परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स के साथ। लेकिन पर्सनालिटी के कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो क्या होते हैं कि जो पर्सनालिटी होती है वो एक्वायर्ड होती है। एवरी पर्सनालिटी इज़ यूनिक। मीन्स की पर्सनालिटी यूनिक होती है। पर्सनालिटी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल इंटरेक्शन। तो जैसे सोशल इंटरेक्शन होता है पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है। पर्सनालिटी रिफर्स टू द परसिस्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यह एक इंडिविजुअल की परसिस्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं और यह कोई मिस्टीरियस फिनोमिना नहीं होता है, ये जो होता है सामने होता है। और पर्सनालिटी सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड नहीं होता है। तो ये कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात कर लिया पर्सनालिटी से रिलेटेड, लेकिन पर्सनालिटी फॉर्मेशंस के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? तो पर्सनालिटी फॉर्मेशन के लिए जो भी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं उसमें होता है इन्वायरमेंट जिसमें कोई इंडिविजुअल ग्रो करता है, हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, कल्चर होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल नर्चर होता है, और कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि पर्सनालिटी फॉर्मेशन के
मेजर डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। अब हम कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे जो कि एक इंटर रिलेशनशिप को बताते हैं बिटवीन द कल्चर एंड पर्सनैलिटी। तो जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जैसे कि रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, राल्फ ब्लिंटन या फिर अब्राहम कार्डिनर, ये पाइनियर हैं कल्चर और पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट के, या फिर हम इसे साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज भी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 अप्रोचेज ली गई हैं जो कि इन स्कॉलर्स के कंट्रीब्यूशन से इमर्ज हुआ है और इन्होंने इसको स्टडी किया और एग्जामाइन किया कि कल्चर और पर्सनालिटी के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होता है। तो ये 3 अप्रोचेस क्या थे? सबसे पहला था पर्सनालिटी बिल्ड्स कल्चर, पर्सनालिटी कल्चर को बनाता है। दूसरा था कल्चर डिटरमाइंस द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी, कल्चर पर्सनालिटी के फॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है। और तीसरा जो अप्रोच था वो था कल्चर एंड पर्सनालिटी आर इनसेपरेबल एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। तीसरा अप्रोच था कि कल्चर और पर्सनालिटी जो हैं वह सेपरेट नहीं हैं, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। यूपीएससी क्या करती है कि इन स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली उठा के आपके क्वेश्चन पेपर में दे देती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट्स, ये लाइंस कहाँ से आई हुई हैं। तो सबसे पहले हम पहले अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं और ये है पर्सनालिटी बिल्ड्स कल्चर। तो हमने डिस्कस किया जो रूथ बेनेडिक्ट थी या मार्गरेट मीड की टीचर थी और फर्स्ट नॉन विमेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ अमेरिका थी, कि ये अमेरिका की पहली महिला एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जिन्होंने इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑन कल्चर को डील किया था। इनके हिसाब से कल्चर इज पर्सनालिटी रीट एट लार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कल्चर है वो लार्जर है या मोर एग्जैगरेटेड वर्जन है पर्सनालिटी का। तो पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू द कल्चर। कल्चर जो है वो सेल्फ क्रिएटेड नहीं होता है, लेकिन पर्सनालिटी जो है वो कल्चर बनाती है। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्रिएटर हैं कल्चर के इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर वेरियस काइंड्स ऑफ नीड्स। पहले भी डिस्कस किया है कि कल्चर बेसिकली उसी हिसाब से बनाया गया है जैसा ह्यूमन बीइंग्स का नीड होता है, और हर सोसाइटी का अलग कल्चर होता है क्योंकि हर सोसाइटी की अलग नीड होती है। सो इट इज़ द इंडिविजुअल, जिसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं, हु प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हैंडलिंग डाउन द कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये एक इंडिविजुअल होता है जो कल्चर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है, और ये इंडिविजुअल ही एक पर्सनैलिटी होती है। इस सेंस में बेनेडिक्ट ने बोला था कि कल्चर इज अ गिफ्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो कल्चर है एक गिफ्ट, और किसका? पर्सनैलिटी का। सी स्टडीड द क्वेक्युतल, डोबू एंड पुएब्लो जूनी। तीनों ने 3 सोसाइटीज़ का स्टडी किया और इनके हिसाब से देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जीनियस और द पर्सनैलिटी फाउंड इन द ह्यूमन सोसाइटी। तो 2 तरह के पर्सनैलिटीज़ होती हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ में। पहला है अपोलिनियन और दूसरा है डायोनीसियन। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो जो अपोलोनियन का कॉन्सेप्ट था, ये बेसिकली एक ग्रीक गॉड है अपोलो, और इन्हें पीसफुल सन डेटी के नाम से भी जाना जाता है। और अपोलो को माना जाता है गॉड ऑफ पीस, डिसिप्लिन, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी बाय द ग्रीक पीपल। तो ग्रीक पीपल जो गॉड अपोलो हैं उनको मानते हैं कि ये गॉड ऑफ पीस हैं, डिसिप्लिन है, काइंडनेस है और ह्यूमैनिटी है। और इस तरीके से जो अपोलोनियन पैटर्न ऑफ कल्चर है यह पीस, काइंडनेस और डिसिप्लिन को कैरी करता है। और बेनेडिक्ट ने ये एग्जाम्पल भी लिया था कि जो पुएब्लो ऑफ न्यू मैक्सिको है वह अपोलोनियन कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जो सिटी है पुएब्लो ऑफ न्यू मैक्सिको, यह रिप्रेजेंटेटिव है अपोलोनियन कल्चर का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायनोसियन के बारे में। तो ये जो वर्ड डिराइव हुआ है ये भी एक ग्रीक गॉड से ही डिराइव हुआ है
डायनोसियस, और इसका मतलब होता है द सिंबल ऑफ लग्जरियस लाइफ एंड ड्रिंकिंग। तो ये एक निगेटिव वे में कहीं ना कहीं डिनोट करता है ये। तो इस कल्चर में क्या है कि एक ग्रेट डील ऑफ स्टॉर्म्स और चेंजेस को एक्सपीरियंस किया जाता है। तो और बेनेडिक्ट ने इसका एग्जाम्पल दिया था डोबू और क्वेकुतल कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डायनोसियन जीनियस। तो बेनेडिक्ट ने इन दोनों सिटीज़ को, जो कि नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका की हैं, रिप्रेजेंटेटिव माना था। अब हम डोबू ऑफ मेलानेशिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली जो पुएब्लो है इससे डिफरेंट है कैरेक्टर और टेम्परामेंट में। इनके बीच में फ्रिक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंपटीशन होता है और वायलेंस होता है, और ये यूजुअली मैजिक को यूज़ करते हैं दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। जो क्वेकुतल के लोग हैं ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस में बिलीव नहीं करते हैं। उनके कल्चर में वेल्थ जो है वो स्टेटस और प्रेस्टीज को डिटरमाइन करता है। सो यहाँ पे हर कोई अमीर बनने की होड़ में लगा हुआ है, हर कोई पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोग वेल्थ से स्टेटस और प्रेस्टीज को डिटरमाइन करते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं है वो खुद को असेम्ड फील करता है। तो इस तरीके से बेनेडिक्ट की जो स्टडी थी, इन्होंने क्लियरली रिवील किया कि जो पर्सनालिटी का इन्फ्लुएंस है कल्चर पे वो तो रहता ही है। द कल्चर ऑफ दिस ग्रुप्स डिफर बिकॉज देयर मेंबर्स हैव द डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड पर्सनालिटीज़। तो इन डिफरेंट ग्रुप्स के जो कल्चर हैं ये अलग है क्योंकि इनके मेंबर्स के जो कैरेक्टर्स और पर्सनालिटीज़ हैं वो भी डिफरेंट हैं, और इस तरीके से वो कल्चरल ग्रुप में बिहेव करते हैं। अब हम कल्चर पैटर्न के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो यह जो कॉन्सेप्ट था यह ऑलरेडी नोन था एमंग द एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू रिफ़र टू द यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ कल्चर। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में ये कॉन्सेप्ट नोन था, और ये किस फॉर्म में था? यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ कल्चर के फॉर्म में। और इसको इन्होंने एलोबरेट किया था अपनी फेमस बुक पैटर्न्स ऑफ कल्चर, जो कि 1934 में आई थी। और बेनेडिक्ट ने ट्राई किया था इस कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए पैटर्न ऑफ कल्चर एज अप्लीकेबल टू इंडिविजुअल कल्चर, कि जो पैटर्न ऑफ कल्चर का कॉन्सेप्ट होता है वह इंडिविजुअल कल्चर पे भी अप्लीकेबल होता है। अ कल्चर पैटर्न इज़ फॉर्म्ड व्हेन मेनी कल्चर ट्रेट्स एंड कल्चर कॉम्प्लेक्सेस बिकम रिलेटेड टू ईच अदर। तो एक कल्चर पैटर्न का फॉर्मेशन तब होता है जब बहुत सारे कल्चरल ट्रेट्स और कल्चरल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इंटीग्रेटेड होते हैं फंक्शन में। हमारे इंडियन कल्चर में जो कल्चर पैटर्न है वो कंसिस्ट करता है गांधीज़म को, स्पिरिचुअलिज़म को, जॉइंट फैमिली सिस्टम को, कास्ट सिस्टम को, रूरलिज़म को। तो ये सारे कल्चर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ये डिफरेंट कल्चरल ट्रेट्स को कंसिस्ट करते हैं, और ये सारे जो है इंटीग्रेटेड होते हैं एक फंक्शन के लिए, जो कि इंडियन कल्चर के कल्चर पैटर्न को जन्म देते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर पैटर्न। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो बेनेडिक्ट की स्टडी थी ऑन द नेशनल कैरेक्टर। तो नेशनल का कैरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये बेनेडिक्ट के द्वारा दिया गया था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो अलाउड नहीं थे फील्ड वर्क करने के लिए एमंग द नेटिव्स। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये अलाउ नहीं किया गया था कि कोई भी फील्ड वर्क स्टडीज़ करें नेटिव्स के बीच में। तो इस तरीके से रूथ बेनेडिक्ट जो हैं वो स्टडी ऑफ नेशनल कैरेक्टर की तरफ टर्न हुई। तब उन्होंने नेशनल कैरेक्टर के बारे में स्टडी करने को सोचा। सी वाज एसोसिएटेड विद द यूएस गवर्नमेंट, यह यूएस गवर्नमेंट से एसोसिएटेड थी एज अ सोशल साइंस एनालिस्ट। और इस वार के दौरान उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए इन द डेवलपिंग कंटेंट एनालिसिस मेथड
टू स्टडी द कल्चर एट अ डिस्टेंस। और इन्होंने कल्चर एट अ डिस्टेंस के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। रूथ बेनेडिक्ट ने जापानीज़ प्रिजनर्स को सेलेक्ट किया जो कि अमेरिकन कंसंट्रेशन कैंप में रखे गए थे, और इन्होंने इनको सेलेक्ट किया क्योंकि इनको जापान के नेशनल कैरेक्टर के बारे में स्टडी करना था। चूँकि उस टाइम इंटेंसिव फील्ड वर्क का ऑप्शंस था, तो यह बहुत हार्ड था कि वो जापानीज़ नेशनल कैरेक्टर को स्टडी कर लें। तो इन्होंने इस मेथड को सिलेक्ट किया बाय एग्जामाइनिंग द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ द जापानीज़ लिटरेचर एंड द आर्ट फॉर्म्स। तो इसके लिए इन्होंने जापान के लिटरेचर और आर्ट फॉर्म्स को स्टडी करना स्टार्ट किया। इन्होंने जापानीज़ प्रिजनर्स का इंटरव्यू लिया जो कि अमेरिका में थे, वो उनके डायरीज़ के गो थ्रू हुई जो उन्होंने डायरीज़ में नोट किया था, उनकी लाइफ हिस्ट्रीज़ को उन्होंने देखा और केस स्टडीज़ किया। इन्होंने जापानीज़ एमिग्रेंट्स जो थे यूएसए में, उनका भी इंटरव्यू लिया, और एज अ रिज़ल्ट वो अपनी एक बुक लेके आई जिसका नाम था क्राइसेंथेमम एंड द स्वॉर्ड, जो कि 1946 में आया था। और इसमें इन्होंने जापानीज़ नेशनल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। तो जो ये क्राइसेंथेमम नाम है, ये बेसिकली जापान का नेशनल फ्लावर है, और यह सिंबलाइज करता है सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ द जापानीज़ चिल्ड्रन। तो ये जापानीज़ चिल्ड्रन के सोशलाइजेशन प्रोसेस को सिंबलाइज करता है। तो जापानीज़ पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का ख्याल उसी तरीके से रखते हैं जैसा कि इस फ्लावर का होता है। जब एडोलेसेंस का जो टाइम पीरियड होता है तो उनको फेस करना पड़ता है सिचुएशंस ऑफ द अटर स्ट्रेन। तो जो एडोलेसेंस के टाइम पे जो गर्ल्स होती हैं उनको जो सिचुएशन फेस करना पड़ता है, तो इस तरीके से वो अग्रेसिव और वायलेंट हो जाते हैं। तो जो उनका चाइल्डहुड था वो तो इस फ्लावर की तरह था, काफ़ी सॉफ्ट था, लेकिन जब वो एडोलेसेंस की फेज़ में आए तो वो अग्रेसिव और वायलेंट हो गए अटर स्ट्रेन के सिचुएशन की वजह से। तो उसके लिए एक जो तलवार होती थी वो हमेशा उनके गर्दन पे लटके रहती थी कि वो अग्रेसिव या वायलेंट ना हो। तो इस तरीके से रूथ बेनेडिक्ट ने कंपेयर किया कि जो पर्सनालिटी ऑफ चाइल्डहुड होता है जापानीज कल्चर में वो अपोलिनियन जीनियस की तरह होता है, लेकिन जो पर्सनालिटी ऑफ अडल्टहुड होता है वो डायनेसियन जीनियस की तरह होता है। तो ये बेसिकली इनकी स्टडीज़ थी। सेकंड हम अप्रोच देखते हैं, कल्चर डिटरमाइंस द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी। कल्चर डिटरमाइन करता है फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी को। तो ये चीज़ जो थी ये दिया गया था मार्गरेट मीड के द्वारा, और उन्होंने अपनी स्टडी के थ्रू ये दिखाने की कोशिश किया था कि कल्चर का इम्पैक्ट पर्सनालिटी फॉर्मेशन पे होता है। उनकी नज़र में एन इंडिविजुअल अडॉप्ट्स नॉट ओनली द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। उनकी नज़र में जब एक इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर जैसे कि हाउस, टूल, फर्नीचर एक्सेट्रा इसको ही अडॉप्ट नहीं करता है, बल्कि वो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर को भी अडॉप्ट करता है, जैसे कि रिलीजन, ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड आइडियल्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? नॉन मटेरियल एस्पेक्ट होती हैं। और ये कल्चर होता है जो कि बताता है एक इंडिविजुअल को कि एक पर्टिकुलर वे में कैसे बिहेव करना है। एक इंडिविजुअल जो है वो एक कल्चर को सीखता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनकल्चरेशन एंड द एसिमिलेशन। सो इनकल्चरेशन क्या होता है कि ग्रेजुअल एक्विजिशन ऑफ वन कल्चर, और एसिमिलेशन क्या होता है? कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ वन कल्चर। तो मीड ने कल्चर के इम्पैक्ट को स्टडी किया ऑन द पर्सनैलिटी थ्रू हर स्टडी ऑफ द 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़, और इसके लिए इन्होंने 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को डिस्कस किया था। वो थी मुंदुगुमोर, अरापेस और चाम्बुली। तो इन तीनों प्लेसेस पे जो लोग रहते थे वो सेम ज्योग्राफिकल रीजन में रहते थे,
क्योंकि ये तीनों ही प्लेसेस जो हैं वो सेम जियोग्राफिकल रीजन से बिलोंग करती थी। लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स थे, जो पर्सनालिटीज़ थी, वो डिफरेंट थी। और वो क्यों थी? क्योंकि उनके कल्चर में डिफरेंस होने की वजह से। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो मीड के हिसाब से जो कल्चर है वो पर्सनालिटी फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है किसी भी इंडिविजुअल के। इनका एक बुक था द सेक्स एंड द टेम्परामेंट इन द 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़, 1935 में ये बुक आई थी, जो कि एक साइको कल्चरल स्टडी के बेस्ड है। और मीड ने इसमें बताया था इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन पर्सनालिटी। और इसमें इन्होंने इन 3 प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे इन तीनों प्लेसेस के बारे में एक केस स्टडी देख लेते हैं कि जो पर्सनालिटी ऑफ अरापेस था, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई भी कंपटीशन नहीं था, स्ट्रगल नहीं था। ये लोग एरो कोऑपरेटिव थे, मीन्स कि एक रेजिडेंशियल कोऑपरेशन था, पीस लविंग थे और काइंड थे। जो मुंदुगुमोर का कैरेक्टर था, जो कि एक दूसरा कल्चरल ग्रुप था जो कि सेम एरिया में रहता था, और उससे हम अरापेस को बिल्कुल डिफरेंट देख सकते हैं कि जहाँ पे जो अरापेस लोगों की पर्सनालिटी थी वहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, स्ट्रगल नहीं था। लेकिन जो मुंदुगुमोर के लोग थे इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। तो जो मुंदुगुमोर के लोग थे उनका कैरेक्टर कैसा था कि सस्पिशन, कंपटीशन, क्वेरल, जेलस, सारी निगेटिव चीज़ें थी। दोनों जो मेल और फीमेल थे दोनों ही एग्रेसिव थे। और इन फैक्टर के कारण जो सोसाइटी थी यह अग्रेसिवनेस से डोमिनेटेड थी, क्योंकि इसके थ्रू इनकी पर्सनालिटी फॉर्मेशन हो रही थी। जो मेल का स्टेटस था वो डिटरमाइंड होता था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वाइफ्स ही हैज़। तो किसी भी मेल का स्टेटस डिटरमाइन होता था कि उसकी कितनी वाइफ्स हैं, उसकी कितनी पत्नियां हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा पत्नियां हो गई उसका स्टेटस उतना ही हाई है। और जहाँ पे बहुत सारे वाइफ्स होती थी वो फैमिली के एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करती थी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यहाँ पे मैरिज बाई एक्सचेंज भी प्रिवेलेंट था। तो इस तरीके से अ हस्बैंड इज़ कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हिज ओन डॉटर फॉर हिज न्यू वाइफ्स। तो एक हस्बैंड जो है वो अपनी बेटी को एक्सचेंज करता था एक अपनी नई वाइफ के लिए। और ये जो कॉन्सेप्ट था मैरिज बाई एक्सचेंज का, ये फादर और सन में भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता था, क्योंकि फादर जो है वो सिर्फ डॉटर्स के लिए ही नहीं बल्कि सन के लिए भी ये प्रोसेस को यूज़ करते थे। और कोई भी माँ यह पसंद नहीं करती थी कि उसकी बेटी के बदले में एक नई वाइफ है उसके हस्बैंड की। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्टिन्यू स्ट्रगल, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट रहता था मेंबर्स के बीच में। जो थर्ड कल्चर ग्रुप था न्यू गिनी का, जो कि चाम्बुली था, तो यहाँ पे भी मार्गरेट मीड ने स्टडी किया। और यहाँ पे जो मेल्स थे उनका जो कैरेक्टर था वो सबमिसिव कैरेक्टर था, लेकिन फीमेल्स का जो था वो अग्रेसिव कैरेक्टर था। इस सोसाइटी में फ़ीमेल के पास फ्रीडम होती थी अपना हस्बैंड चूज़ करने के लिए, लेकिन जो मेल होते थे वो फीमेल्स पे डिपेंडेंट होते थे। और यहाँ पे मेल्स जो है वो डोमेस्टिक कोर्स करते थे, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग हाउसेस, केयरिंग चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेल करते थे। और इस कल्चरल फैक्ट्स की वजह से जो चौम्बली मैन थे ये काइंड, पीसफुल और सबमिसिव पर्सनैलिटी के हो गए, और फीमेल्स जो हैं वो अग्रेसिव पर्सनैलिटी की हो गई। तो ये तीनों प्लेसेस के बारे में केस स्टडी था। अब हम देखते हैं कि जो मीड का कंट्रीब्यूशन था नेशनल कैरेक्टर की स्टडी में। तो एक नेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एज अ ह्यूमन ग्रुप हैविंग द इनहेबिटेंट्स विद इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन से बिलोंग करते हैं लोग, इनके पास एक कॉमन ट्रेडिशन होता है, इंटरेस्ट होता है और कॉमन सेंटीमेंट होता है। तो जो नेशनल कैरेक्टर है वो टोटलिटी ऑफ ट्रेडिशन, इंटरेस्ट एंड आइडियल पर डिपेंड करता है, जो कि नेशन वाइड फैला हुआ होता है। यह इंक्लूड करता है जियोग्राफिकल यूनिटी को, लैंग्वेज को, कम्युनिटी को, रेसेस को और
पॉलिटिकल यूनिटी को। और इन सब चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो नेशन के लिए एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप होता है एक इंडिविजुअल के द्वारा। तो मीड के नेशनल कैरेक्टर स्टडी में इन्होंने फिल्म्स के एनालिसिस पे कंसंट्रेट किया, न्यूज़पेपर्स का स्कैनिंग किया, इन्होंने लेटर्स का स्कैनिंग किया, डायरीज़ को देखा जो इंडिविजुअल्स की थी, और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स को भी स्टडी किया। इसको सप्लीमेंट भी किया गया इंटरव्यूज़ के द्वारा विद द इमिग्रेंट्स, देयर लाइफ हिस्ट्रीज, साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा। तो मीड ने एक बुक एडिट किया और उसका नाम दिया स्टडी ऑफ कल्चर एट अ डिस्टेंस, जो कि 1953 में आया था, और यह बेस्ड था उनके नेशनल कैरेक्टर स्टडी पे। तो ये बुक बेसिकली डील करता था मेथोडोलॉजी ऑफ द स्टडीइंग द नेशनल कैरेक्टर विदाउट मेकिंग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं था, बल्कि इनडायरेक्ट वे में सारी स्टडीज़ की जाती थी, जिसमें कि न्यूज़पेपर की स्कैनिंग, लेटर्स, डायरीज़, इंटरव्यूज़, इस तरह की चीज़ें बिना वहाँ गए। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया था कल्चर स्टडी एट अ डिस्टेंस। मीड ने अपनी एक दूसरी बुक भी पब्लिश किया था, उसका नाम था एंड कीप योर पाउडर ड्राई, जो कि 1942 में आया था। इस बुक में मीड ने डील किया था नेशनल कैरेक्टर ऑफ अमेरिका के बारे में, और उन्होंने पर्सनालिटीज़ ऑफ चाइल्ड इन अमेरिका और अदर कंट्रीज़ के, जैसे कि जापान या रसिया के चिल्ड्रंस के पर्सनालिटी के डिफरेंसेस को नहीं देखा। देयर अर्ली पर्सनालिटी वॉज सिमिलर, तो जो उनके जो अर्ली पर्सनालिटीज़ थे वो सिमिलर होते थे। तो इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं पाया कि जो अमेरिका के बच्चों का जो पर्सनालिटी है वो जापान और रसिया के बच्चों के तरह ही है, जो अर्ली पर्सनालिटी है वो सिमिलर है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनका फैमिली एजुकेशन होता है, स्कूल एजुकेशन होता है, उनका पर्सनालिटी चेंज होता है, और इस तरीके से जो कल्चर और पर्सनालिटी है उनके बीच में वो रिफ्लेक्ट करता है देयर नेशनल कैरेक्टर। और इस तरीके से हर कंट्री के लिए उसके इंडिविजुअल्स का नेशनल कैरेक्टर डिफरेंट होता है, जबकि जो अर्ली पर्सनालिटी है वो सेम होता है सारे ही कंट्रीज़ के लिए। ऐसा इन्होंने अपनी बुक में बताया। थर्ड जो अप्रोच था, कल्चर एंड पर्सनालिटी आर इनसेपरेबल एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो इसके लिए जो स्कॉलर्स थे उसमें इम्पॉर्टेंट जो स्कॉलर्स थे राल्फ लिंटन और अब्राहम कार्डिनर। इन्होंने देखा कि जो कल्चर और पर्सनालिटी है ये एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, और ये इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इनसेपरेबल होते हैं। तो ये था कल्चर एंड पर्सनालिटी के इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स के बारे में। अब हम इन सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के स्टडीज़ को हम अलग अलग सेपरेट फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि किस स्कॉलर ने क्या स्टडी किया और उन्होंने क्या थ्योरी दिया। तो सबसे पहले हम मार्गरेट मीड के बारे में एक सेपरेट डिस्कशन कर लेते हैं। तो शी वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ द कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल एंड स्टूडेंट ऑफ फ्रांच बोस। शी सपोर्टेड द वर्क ऑफ रूथ बेनेडिक्ट। इन्होंने रूथ बेनेडिक्ट के स्टडी को सपोर्ट किया थ्रू हर बुक कमिंग ऑफ एज इन समोआ। इनकी ये बुक थी कमिंग ऑफ एज इन समोआ। इसके थ्रू इन्होंने रूथ बेनेडिक्ट के वर्क को सपोर्ट किया था। इन्होंने स्टडी किया था इम्पैक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड बिहेवियर ऑफ एडल्ट ऑफ समोआ। तो इन्होंने समोआ के बच्चों के सोशलाइजेशन प्रोसेस के इम्पैक्ट और एडल्ट के बिहेवियर को कंपेयर किया था अमेरिका के साथ इन दियर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कंपेयर किया था, और उन्होंने डिफरेंस पाया कि कैसे जो अमेरिका का सोशियो कल्चरल प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है वो कैसे डिफरेंट है समोआ से। इन्होंने 2 बुक लिखा था, कमिंग ऑफ एज इन समोआ, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, और जो सेकंड बुक थी सेक्स एंड टेम्परामेंट। और यहाँ पे इन्होंने 3 सोसाइटीज़ को कंपेयर किया था। ये थी अरापेज, मुदुगुमोर और सामहोल। ये डिफरेंट नेम भी होगा, आप पीछे देखेंगे डिफरेंट नाम था, बट ये दोनों सेम प्लेस हैं।
तो इन सारे ही कल्चर में इन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम पाया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, और ईच ऑफ देम हैविंग द सेंट्रल वैल्यू अराउंड विच द एंटायर पर्सनैलिटी मूव्स। तो इनका एक सेंट्रल वैल्यू था जिसके अराउंड जो पूरा पर्सनैलिटी था वो मूव करता था। तो जो उनकी बुक थी कमिंग ऑफ एज इन समोआ, इसमें कुछ फाइंडिंग्स थी कि जो एडोलेसेंस है इज़ मार्क्ड विद द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस। तो जो ये एडल्ट का जो एडोलेसेंस का जो फेज़ होता है ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होता है और यहाँ पे ग्रेट टेंशन भी होता है। लेकिन समोआ के केस में एडोलेसेंट्स को इस फेज से नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि उनका मानना था कि जो उनका बॉडली चेंजेस है वो इनएविटेबल है। यहाँ फ्रीडम थी। समोआ में जो एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स थे उनको साथ रहने की फ्रीडम थी, उनके पास कोई भी स्ट्रेस नहीं था, कोई भी बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, और ये चीज़ इनके लिए काफ़ी नॉर्मल थी। और यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल एडोलेसेंट चेंजेस की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता था, जबकि अमेरिकन सोसाइटी में एक प्रोहिबिशन था किस चीज़ के लिए, कि प्री मैरिटल सेक्स के लिए, कि बिना शादी के सेक्स करना प्रोहिबिटेड था। लेकिन समोआ में ये फ्रीडम थी डॉर्मेट्री के थ्रू, कि वहाँ पे डॉर्मेट्री में जो एडोलेसेंट जो भी बॉयज़ एंड गर्ल्स थे वो फ्रीली वहाँ रह सकते थे, उनको जो मन करे वो कर सकते थे, इवन सेक्स भी अलाउड था विदाउट मैरिज। और इस तरीके से अमेरिका में एक क्राइसिस इमर्ज हुआ, और इस तरीके से कल्चर जो है वो पर्सनालिटी को मोल्ड करता है। अगर हम इनके इवोल्यूशन को देखें तो इनका जो वर्क था वो मोर इथनोग्राफिक था, और इन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया था कि जो पर्सनालिटी ऑफ पीपल होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे के लिए ड्यू टू द कल्चरल प्रैक्टिस। तो डिफरेंट कल्चर में लोगों की पर्सनालिटीज़ भी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हम राल्फ लिंटन के कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखते हैं इन द फील्ड ऑफ कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल, जिसे हम कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी के भी नाम से जानते हैं और कोर पेरिफेरी हाइपोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। तो राल्फ लिंटन ने कॉन्सेप्ट दिया था कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में, और उन्होंने बोला था कि हम कल्चर को डिवाइड कर सकते हैं ओवर्ट और कोवर्ट, दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो ओवर्ट कल्चर है वो वह कल्चर होता है जिसे देखा जा सकता है, जो कि पब्लिक है, और जो कोवर्ट होता है वह हिडन होता है। ओवर्ट कल्चर को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मटेरियल कल्चर और किनेस्थेटिकल कल्चर। तो मटेरियल कल्चर में टूल्स, आर्टिफैक्ट्स, हाउसेस, इसको इंक्लूड किया जाता है, ये दिखती हैं चीज़ें। और जो सेकंड वन है यह बेसिकली लोगों के बिहेवियर को इंक्लूड करता है। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके ओवर्ट कल्चर को बनाती हैं, लेकिन सब कुछ छुपा हुआ होता है इन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो कि रियल मीनिंग देता है कल्चर का। ये कंसिस्ट करता है वैल्यूज़ को, आइडियाज़ को, नॉर्म्स को, बिलीफ्स को। किसी भी कल्चर में वैल्यूज़, आइडियाज़, नॉर्म्स, बिलीफ्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं, इनका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन यह ह्यूमन बिहेवियर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जितने भी ये साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं यह कोवर्ट कल्चर के अंडर में आते हैं, जिन्हें हम कोर ऑफ कल्चर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो एवरी कल्चर हैज़ अ कोर कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल वैल्यूज़। तो हर कल्चर का एक कोर होता है जहाँ पे उस कल्चर की सेंट्रल वैल्यूज़ होती हैं, और यह कोर होता है जहाँ पे सारी पर्सनालिटीज़ बनती हैं। लेकिन जो बेनेडिक्ट ने कल्चर कॉम्प्लेक्स और कल्चर पैटर्न का नाम दिया था, वही लिंटन ने कल्चर कोर बोला। उन्होंने बोला था कि एक कल्चर डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा अगर इसका कोर इफेक्ट होता है तो, लेकिन फिर भी जो चेंजेस होते हैं एट द पेरीफेरी, या फिर हम जिसे हम सुपर स्ट्रक्चर के भी नाम से जानते हैं, ये इंक्लूड करता है मटेरियल कल्चर और किनेस्थेटिकल कल्चर को, ये मोर एक्सेप्टेबल होता है। तो चेंजेस को यहाँ पे मोर एक्सेप्टेबल बोला गया।
इस तरीके से जो लिंटन का कोर पेरिफेरी हाइपोथेसिस था, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था सोशल चेंजेस को स्टडी करने में। बेनेडिक्ट और मीड की तरह ही लिंटन ने भी कंसीडर किया कि कल्चर हैविंग अ पर्सनैलिटी, जैसे कि कल्चर इज इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनैलिटी, मीन्स कि कल्चर जो है वो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। सो कल्चरल कोर इज़ नॉट अ फैक्ट रेदर दैन इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट। तो कल्चर जो कोर होता है वो फैक्ट नहीं होता है बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। इसे बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ फाउंड एट द लेवल ऑफ ओवर्ट कल्चर। तो बेसिकली ओवर्ट कल्चर पे डिपेंडेंट होता है। इनके इवोल्यूशन के बारे में देखें तो जो लिंटन का वर्क था वो मोर थ्योरेटिकल था, और इसके बाद भी इन्होंने साइकोडायनामिज्म को इंट्रोड्यूस किया टू द स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनैलिटी। तो इन्होंने साइकोडायनामिज्म को इंट्रोड्यूस किया था कल्चर और पर्सनैलिटी के स्कूल में। अब हम गार्डिनर के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं। तो उनकी बुक थी साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी। इसमें गार्डिनर ने बोला था कि वी शुड स्पीक ऑफ द कॉमन पर्सनैलिटी, कि हमें कॉमन पर्सनैलिटी के बारे में बोलना चाहिए, शेयर्ड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा शेयर की जाती हैं, क्योंकि दे ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ सोशलाइजेशन, कि ये सारे लोग सेम काइंड ऑफ सोशलाइजेशन के प्रोडक्ट होते हैं। किसी भी कल्चर में सेम काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस में। किसी भी सोसाइटी में जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो यूनिफॉर्म होती हैं, और इस तरीके से जो इंडिविजुअल है वो सेम चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू आता है, और उनके पास भी एक कॉमन पर्सनैलिटी होती है क्योंकि उनका जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस है वो सेम है। अब गार्डिनर ने इसी चीज़ को बेसिक पर्सनैलिटी टाइप बोला था, और इसे मना नहीं किया जा सकता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन पर्सनैलिटी। हम इसे मना नहीं कर सकते हैं कि हर इंडिविजुअल का एक अलग पर्सनैलिटी होता है, लेकिन उनके पास एक कॉमन पर्सनैलिटी होता है क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ द चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। और इस तरीके से सबसे पहले हमें उन इंस्टीट्यूशंस को पढ़ना चाहिए जो कि पर्सनैलिटी को शेप देती हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं? फैमिली, किनशिप, फ्रेंडशिप, एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, और इन इंस्टीट्यूशंस को हम बोलते हैं प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। अगर हम सेकंड सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करें, जहाँ पे जो बेसिक पर्सनैलिटी है उसका मैनिफेस्टेशंस होता है, जैसे रिलीजन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, आर्ट हो गया, मिथ हो गया, नॉर्मेटिव सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे एग्जांपल लें कि जो मार्केसस ऑफ पॉलिनेशियन आइलैंड है, वहाँ पे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड करता है फूड स्कैर्सिटी को, पॉलीएंड्री को, रिलेटिव एब्सेंस ऑफ बेसिक डिसिप्लिन्स को। तो ये कहीं ना कहीं एक जनरल पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट करता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है और एक्सप्रेस करता है बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या? सेकंड सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस या फिर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस। बट वी शुड स्टडी बोथ द इंस्टीट्यूशंस in order to understand the impact of culture on the collective personality। लेकिन हमें इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस, दोनों को स्टडी करना चाहिए ये समझने के लिए कि जो कल्चर का इम्पैक्ट होता है वो कलेक्टिव पर्सनैलिटी पे कैसे होता है। अगर किसी भी प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में चेंजेस होता है तो वो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस को भी चेंज करता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो अगर हम एक नेशन की बात करें तो सिमिलैरिटी होती है कल्चरल प्रैक्टिस में, और हम इसे बोल सकते हैं नेशनल कैरेक्टर, जो कि डिफरेंट नेशन के लोगों को डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे से। अब हम कोरा डुबोस के कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये पॉसिबल नहीं था फील्ड वर्क करना, जैसा कि हमने पीछे वाले स्लाइड्स में डिस्कस किया, और उसी टाइम पे लोगों के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ एनिमी को जानना ज़रूरी था क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और
एंथ्रोपोलॉजिस्ट को उस टाइम जानना था कि जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है एनिमी का वो कैसा है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को हेल्प मिलता। तो इस तरीके से जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक अप्रोच डेवलप किया और इन्होंने कल्चर का स्टडी करना स्टार्ट कर दिया एट अ डिस्टेंस, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया, स्टडी ऑफ कल्चर एट अ डिस्टेंस। और इस टेक्निक को बोला गया था प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो बहुत सारे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे कि रूथ बेनेडिक्ट, कोरडो बॉस, इन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया। कोरडो बॉस ने अलोर ऑफ इंडोनेशिया में वर्क किया था और इन्होंने इम्पॉर्टेंट डेटा को कलेक्ट किया था उस कल्चर के बारे में इन टर्म ऑफ साइकोलॉजी एंड कल्चर, एंड ट्राई टू वर्क आउट पर्सनैलिटी ऑफ अलोर। और इन्होंने अलोर के पर्सनैलिटी पे स्टडी किया और इसको मॉडल पर्सनैलिटी का नाम दिया था। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था कोरडो बॉस ने मॉडल पर्सनैलिटी का, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जो मॉडल पर्सनैलिटी अप्रोच है कोरडो बॉस ने दिया था, तो यह अज्यूम करता है कि कुछ पर्सनैलिटी जो होती हैं, कुछ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर जो होती हैं, वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग स्ट्रक्चर होता है एक सोसाइटी में। जैसे एग्जांपल लें कि जो सैलोनेस ऑफ द जो एलोरीज बात करें, उनकी जो इमोशनल लाइफ होती है, या फिर इनसिक्योरिटी, अपैथी या जो सस्पेंसन होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग होता है। ये कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट डालती हैं। बाद में इन्होंने इन सारे डेटा को डिफरेंट स्कॉलर्स को दिया और उनको ये नहीं बताया गया था कि ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया गया है, और इन स्कॉलर्स ने ब्लाइंडली इन डेटाज पे काम किया और ये सारे सेम कंक्लूजन पे पहुँचे जो कि एलोरीज के इमोशंस से रिलेटेड था, जैसा कि सैलोनेस, इनसिक्योरिटी, अपैथी। तो ये जो अप्रोच है यूटिलाइज करता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट को अलॉन्ग विद द लाइफ हिस्ट्रीज, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्गर बेसिस फॉर द पर्सनैलिटी टाइप ड्यू टू यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू बैक अप द कंक्लूजन। तो इस अप्रोच के थ्रू इन प्रोजेक्टिव टेस्ट को लाइफ हिस्ट्रीज के साथ यूटिलाइज किया गया और एक स्ट्रॉन्गर बेसिस तैयार किया गया फॉर द पर्सनैलिटी टाइप को स्टडी करने के लिए। वंस द मॉडल पर्सनैलिटी इस्टेब्लिश थ्रू द टेस्ट, तो एक बार मॉडल पर्सनैलिटी इस्टेब्लिश कर दी जाती है टेस्ट के थ्रू, इट बिकेम रिलेटिवली ईजी टू रिलेट इट्स फीचर टू द डोमिनेंट सोशल पैटर्न्स। तो ये रिलेटिवली ईजी हो जाता है उनके डोमिनेंट सोशल पैटर्न्स को रिलेट करने में। अब हम इनकी इवैल्यूएशन की बात करें तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज़ किया था उन अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स में। जैसे ऑस्कर लिवाइस ने इस टेक्निक का यूज़ किया था प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ मैक्सिको के स्टडी में। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी किया था साइकोलॉजी ऑफ द मार्शल रेस। यहाँ पे क्या हम डिस्कस किए थे कि कैसे रिलेट करना है फीचर टू द डोमिनेंट सोशल पैटर्न के बारे में। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में राजपूत या क्षत्रियास के बारे में ये बात कही गई थी, ये स्टडी की गई थी इसके हेल्प से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। PDF के लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।